तो स्टार्ट हम करेंगे बेसिकली पहले मैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा, मतलब जो हमारे सिलेबस वाइज है। तो ये हमारा सिलेबस है, चैप्टर सोशियो कल्चर जो है ना, पेपर 1 का पार्ट 1। तो ये सिलेबस है 1.1 का, और साथ ही साथ नीचे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए हुए कि इस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो इनसे पहले देखो, कुछ टेल वर्ड्स होते हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। ये जनरल है, आपके जीएस में भी काम आएंगे आपको, और ऑप्शनल में भी आएंगे। बहुत कुछ लोगों को लग रहा होगा शायद बहुत सिंपल है इसका, क्यों लिख रहे हो, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ बच्चों को बताने के लिए। जिनको पता है उनके लिए अच्छा है, जिन्हें नहीं पता वो देख लीजिए। तो देखिए, जब भी क्वेश्चन आता है ना, जैसे मैं नीचे आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, यहाँ देख लीजिए। तो इसमें देखिए, एक तो ये है गिव एन अकाउंट ऑफ, इसमें टेल वर्ड है गिव एन अकाउंट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ लिखा है डिफाइन। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ लिखा है क्रिटिकली एग्जामिन। ठीक है, तो देखो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके का है। कहीं क्रिटिकल एग्जामिन लिखा होता है, कहीं डिफाइन लिखा हुआ होता है, कहीं गिव एन अकाउंट लिखा हुआ होता है। तो क्या इन सब में हमें सेम ही चीज लिखनी होती है, अलग अलग लिखना होता है? तो देखो, ये सब कुछ, इन सबका अलग अलग मीनिंग है। ठीक है, जहां आपको एक्सप्लेन लिखा मिले, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि आपको उसके बारे में सब कुछ लिखना है। एवरीथिंग यू हैव टू राइट, यानी कि उसके पॉजिटिव, उसके नेगेटिव, कोई क्रिटिसिज्म है, कोई लिमिटेशन है, जो चीज आपको पता है उसमें सब कुछ लिखना होता है। यानी कि आपको दोनों एंड्स एक्सप्लोर करना होता है। डिस्क्राइब जहां पे लिखा हुआ, वहां पे आपको ये चीज का ध्यान रखना पड़ता है, हाउ, व्हाट एंड व्हाई। अगर आप चाहो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो मैं ये वीडियो भी अपलोड करूंगा। गिव एन अकाउंट ऑफ लिखा होता है यहाँ पे जनरली, वहां पे व्हाट लिखना होता है। ठीक, ये दोनों सेम ही है, व्हाट एंड व्हाई। क्रिटिकली इवेल्युएट जहां लिखा हो, देखो क्रिटिकली जहां लिख दिया ना, वहां पे क्या आएगा कि फेवर में भी जो प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे वो भी लिखने हैं, और उसके अगेंस्ट या उसका कोई ड्रॉबैक है, वो सारी चीजें भी हमें साथ साथ लिखनी पड़ती हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारा डिस्कस द फंडामेंटल राइट्स। तो अगर कहीं पे इस तरीके से आया हो कि फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करिए, लेट्स से कहीं आपको पॉलिटिक्स में आता है, तो उसमें आपको एक डिस्कशन के तौर पे लिखना है। डिस्कशन कैसा होता है, जैसे आप हिंदू के एडिटोरियल्स पढ़ते हो, है ना, तो वो एक टाइप का डिस्कशन चल रहा होता है। फिर एक्सेस जहां लिखा होगा वो ओपिनियन बेस्ड हो जाता है, उसमें आपको अपना ओपिनियन डालना है या फिर किसी थिंकर का ओपिनियन डालना है। इलस्ट्रेट, ये एग्जाम्पल से रिलेटेड है। अगर कहीं इलस्ट्रेट दिया हुआ है ना, तो आपको फिर उसमें एग्जाम्पल दे के समझाना है। जनरली एथिक्स के पेपर में ये इनहेरेंट होता है, मतलब जरूरी नहीं है इलस्ट्रेट नहीं भी लिखा है, लेकिन फिर भी आपको एग्जाम्पल देके ही समझाना होता है। इम्प्लीकेट कहीं लिखा हुआ होता है, तो इसमें आपको रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इन्वायरमेंट का कोई क्वेश्चन पेपर आया हुआ, तो वहां पे कुछ दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है कि रिपोर्ट्स बतानी है कुछ, या फिर जैसे सेंसस रिपोर्ट है, कोई भी रिपोर्ट, नीति आयोग की रिपोर्ट, कोई भी रिपोर्ट, उसके बेस, उसके रिजल्ट्स के बेस पे आपने इम्पैक्ट्स को एक्सप्लोर करना। ट्रेस अगर कहीं लिखा हो, तो ट्रेस का मतलब ओरिजिन, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स थे। तो अब मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो देखिए, आपके पास जो एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस है, उसमें जो पहला ही चैप्टर है, ये सारा मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से थोड़ा सा और करके। एक रहेगा आपका पेपर 1, एक है पेपर 2। ठीक है, तो पेपर 1 जो है, इसके 2 पार्ट है, एक आता है सोशियो कल्चर और दूसरा आता है फिजिकल। पेपर 2 के 2 पार्ट हैं, एक है इंडियन एंथ्रोपोलॉजी और दूसरा है ट्राइबल। तो अभी पेपर 1 का हम ये वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, सोशियो कल्चर। ठीक है, तो आपके सिलेबस में जो जो चैप्टर्स आपके सोशल कल्चर से आएंगे, तो हम उनको पहले देखेंगे। ठीक है, हम ऐसे नहीं सिलेबस वाइज नहीं पढ़ेंगे कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे। जो जो चीजें सोशल कल्चर से आएंगी हमें उनको पढ़ना। ठीक है, सिलेबस वाइज आपने चीजों को पढ़ना। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप एनसीईआरटी से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी क्या है, वो फंडामेंटल है, और उसमें वो बच्चों के लिए है, 11th-12th के बच्चों के लिए। तो उनको सीरीज में पढ़ाया होता है। जैसे जो पहला चैप्टर पढ़ाएंगे उसका कुछ सिग्निफिकेंस है, पहला चैप्टर पढ़ने के बाद ही आपको सेकंड चैप्टर समझ आएगा। जबकि यूपीएससी का सिलेबस इस हिसाब से नहीं बना कि पहला चैप्टर पढ़ने के बाद सेकंड चैप्टर, फिर थर्ड चैप्टर। तो हमें एनसीईआरटी अगर हम फॉलो करते हैं, तो ज्यादा अच्छे तरीके से एड ऑन होती जाती है हमारे ऊपर चीजें। तो देखिए, पहला चैप्टर में हमें इसमें क्या स्कोप है, हमारे पहले चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं, मीनिंग, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, मीनिंग, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में इसमें हम क्या क्या देखेंगे, आगे आते चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ ये देख लीजिए, ये जो है, ये मैंने एनसीईआरटी से ही यहाँ पे पेश किया, और ये अभी नहीं किया, पहले पे किया जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था उसी टाइम से। तो इसमें क्या क्या आएगा, देखिए मीनिंग में क्या क्या आ जाएगा, एटिमोलॉजी, डेफिनेशन, यानी कि एंथ्रोपोलॉजी है, ये किससे बना है, तो इसमें हम देखेंगे जैसे एंथ्रोपोलॉजी है, ये 2 वर्ड से बना है, एंथ्रोपो
प्लस लॉजी। एंथ्रोपो मीन्स मैन एंड लॉजी मीन्स की स्टडी, तो स्टडी ऑफ मैन है उसे हम एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। फिर डेफिनेशंस देखेंगे हम, अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हुई है। तो सबसे पहले बोला जाता है कि अरिस्टोटल ने दी थी, एरिस्टोटल ने कॉइन किया था एंथ्रोपोलॉजी, लेकिन ऐसा हमें कौन बताता है? एसी हेडन। तो एसी हेडन जो है ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए कि एसी हेडन रिवील्ड दैट एरिस्टोटल वाज द वन हु कॉइन्ड द टर्म एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, इसके बाद हम और भी देखेंगे, और भी थिंकर्स के देखेंगे उन्होंने क्या क्या डेफिनेशंस दी एंथ्रोपोलॉजी की, एक एक करके देखेंगे। फिर हम नेचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी देखेंगे कि कैसा नेचर है, बायोकल्चर है, फिर कंपैरेटिव है, इंटीग्रेटिव है, होलिस्टिक है, और लास्ट में हम इसमें ये वाला देख लेंगे कि क्या एंथ्रोपोलॉजी एक फील्ड साइंस है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। फिर ब्रांचेस पढ़ेंगे, तो एंथ्रो की अभी जो मैंने आपको बताया ऊपर वो तो सिलेबस है, लेकिन अगर ब्रांचेस की बात करें तो एंथ्रोपोलॉजी में हम चार में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, सोशो, फिर फिजिकल, लिंग्विस्टिक और आर्कियोलॉजिकल। अब ये जो डिवीजन है, फोर फोल्ड डिवीजन, मतलब कि चार में डिवाइड कर दिया, तो ये किसने दिया? अब ऐसे हमें यहाँ तो पता है, लेकिन हमें अगर एग्जाम में नंबर लेने हैं तो हमें पता होना चाहिए जब हमने लिखना है कि ये फोर फोल्ड डिवीजन किसने दी। तो ये यहाँ पे मैं आपको पहला नाम इंट्रोड्यूस करूंगा, फ्रांस बोयस। ये नाम एंथ्रोपोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट नाम है, फ्रांस बोयस। ये अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट है और इनको फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी भी बोला गया। तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि क्यों, क्या ये पहले है? नहीं, ये पहले नहीं है। अगर हम एंथ्रोपोलॉजी जैसे आगे पढ़ेंगे तो उसकी मैं अगर क्रोनोलॉजी बताऊं आपको, तो सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स हैं इन्होंने इस पे काम स्टार्ट किया। यूएस में ये काम बाद में स्टार्ट हुआ है, तो फ्रांस बोयस यूएस के हैं, लेकिन जब इन्होंने काम स्टार्ट किया एंथ्रोपोलॉजी में, तभी एंथ्रो एज अ ब्रांच ज्यादा होलिस्टिक तरीके से और इंटीग्रेटेड तरीके से, कंपैरेटिव तरीके से डेवलप हुई है। जब तक ब्रिटिशर्स कर रहे थे ना, तब तक इतने ढंग से काम चल नहीं रहा था, मतलब कर तो रहे थे लेकिन इतनी साइंटिफिक ब्रांच नहीं थी। ये क्या कर रहे थे? ये सेकेंडरी डेटा इस्तेमाल करते थे। इनको आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी बोला गया। आर्म चेयर का क्या मतलब है कि मान लीजिए ब्रिटेन में आराम से बैठे हुए हैं और इंडिया से, अगर इंडिया जैसे आप हम जानते हैं कि 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, तो अंग्रेज जो इंडिया में आते थे, यहाँ से इंडियंस से मिलके वापस जाते थे, तो ये क्या करते थे, वहां पे एंथ्रोपोलॉजिस्ट उनसे बातचीत करते थे या उनको लेटर्स लिखते थे कि बताइए हमें इंडिया के बारे में। तो आपको मैं एक एग्जांपल देके ये चीज समझाना चाहता हूँ कि देखिए, जैसे आज भी अगर आप कोई भी हॉलीवुड बेस्ड मूवी देखते हैं ना, तो उसमें आप देखिए कि इंडिया को कैसे डिपिक्ट किया जाता है। हमने देखी ऑस्कर मूवी मिली स्लम डॉग मिलियनेयर, ठीक है, तो इसमें देखो इंडिया को क्या प्रोजेक्ट किया गया है। इंडिया को एकदम ऐसे गरीब देश दिखाया गया है। अब अगर कोई भी आप मूवी देखते हो हॉलीवुड, तो उसमें जो इंडिया की स्ट्रीट्स होती हैं, तो वो आज भी एकदम ऐसे पुराने जमाने की तरह दिखाई जाती है, और एक सपेरा तो जरूर दिखाया जाता है। तो आज भी जो ब्रिटिशर्स है ना, वो इंडिया को बोलते हैं लैंड ऑफ स्नेक्स या फिर स्नेक चार्मर्स। तो क्या ऐसा है? क्या आज की डेट में हम ऐसे हैं? काफी एडवांस हो गए ना। तो वो चीजें कब आ सकती है कि जब आप उस कल्चर से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, सुनी सुनाई कभी पुरानी बातें हैं, उन्हीं के बेस पे आप अगले की एक इमेज बना रहे हो। तो ये जो आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, इन्होंने सेकेंडरी डेटा इस्तेमाल किया और ब्रिटेन में जाके इंडिया के कल्चर के बारे में वही चीजें लिखी जो सुनी सुनाई थी। और आप मुझे बताइए या खुद सोचिए, क्या सुनी सुनाई चीजें सही हो सकती हैं? नहीं ना हो सकती। तो जब तक ब्रिटिशर्स के अंदर चल रही थी एंथ्रोपोलॉजी एज अ डोमेन एक्सप्लोर कर रहा था, तो काफी क्रिटिसिज्म हो रहे थे। तो बाद में चल के फ्रांस बोयस आते हैं, और ये जो ब्रिटिशर्स ने काम किया ना, इन एंथ्रोपोलॉजिस्ट को हम देखेंगे आगे चल के, इनको बोला गया क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट्स। ये चैप्टर नंबर 6 अगर आप देखेंगे थ्योरीज वाला, तो पहले नंबर पे आएगा। तो ऑल्दो इसमें अमेरिकन भी थे, लेकिन फिलहाल के लिए आप यही याद रखिए। आगे चल के फिर इनका क्रिटिसिज्म किया इन्होंने, फ्रांस बोयस ने। फ्रांस बोयस ने इसको क्रिटिसाइज किया। उन्होंने काफी सारे कंसेप्ट दिए हैं अपने, कल्चर रिलेटिविज्म वगैरह वगैरह। वो क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए आपने जहां से हमने ये स्टार्ट किया था, ये जो फोर फोल्ड ब्रांच है, ये बेसिकली किसने दिया? फ्रांस बोयस ने दिया। और एंथ्रो को जब हम पढ़ते हैं तो इन चार में डिवाइड करते हैं, सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल या इसको बायोलॉजिकल भी बोलते हैं। एक्सक्यूज मी, अगर आप में से किसी ने स्पीकर ऑन किया है या मुझे आवाज ना वापस आ रही है, तो उस वजह से
फिर बाद में रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम होगी, आप लोग म्यूट कर लीजिए। तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, नेक्स्ट इज योर लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक में क्या होता है, लैंग्वेज को स्टडी किया जाता है, ठीक है। आर्कियोलॉजी तो आपको पता ही है, ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। फिजिकल, ये जोलॉजी वाले जो बच्चे बोल रहे थे हम जोलॉजी से स्विच करना चाहते हैं, तो आपको तो ये ब्रांच पढ़ने की जरूरत नहीं है। सोशियो आएगी जो सोशियोलॉजी से स्विच कर दें। तो देखिए इट्स अ मिक्स, इंटरमिक्सिंग है हर एक चीज की। तो इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग चैलेंजिंग तो मुझे कोई सब्जेक्ट नहीं लगा, इस वजह से मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं एंथ्रोपोलॉजी पढ़ूंगा। तो नेक्स्ट, रेलेवेंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, कैरियर अपॉर्चुनिटीज, अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी और एक्शन। देखो कैरियर अपॉर्चुनिटीज तो हमारे सिलेबस में कहीं है नहीं, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। अप्लाइड और एक्शन, ये देखो इनिशियली ये 4 ब्रांचेस थी जो फ्रांस बॉयज ने दी। आज की डेट में अगर हम देखें तो ये 2 ब्रांचेस ही नहीं, इसके अलावा भी बड़ी सारी ब्रांचेस जो हैं वो आज की डेट में निकल के आ चुकी हैं। बट मोटे मोटे तौर पे हम इन दोनों को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। हमारा सिलेबस का जो चैप्टर नंबर 12 है, ठीक है, तो वो अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी पे काम करता है और एक्शन एंथ्रोपोलॉजी पे काम करता है। तो हम आगे चल के देखेंगे ये होता है क्या। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि रिलेशन बिटवीन एंथ्रोपोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन्स, ठीक है। तो जिन बच्चों का क्वेश्चन था बड़े सारे कि सर हम जोलॉजी से स्विच करना चाहते हैं एंथ्रोपोलॉजी में और दोनों में बेटर कौन सा है, तो देखिए अब जब यहाँ पहुंचेंगे ना, ये क्या करेगा, कंट्रास्ट करेगा दोनों ब्रांचेस को। ये एंथ्रोपोलॉजी को और बायोलॉजी को दोनों को कंट्रास्ट करके आपको बता देगा कि दोनों में सिमिलैरिटीज क्या हैं और दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। सिमिलरली फॉर अदर सोशल साइंसेस, तो सोशल साइंसेस में सारे आ जाएंगे, इसमें हिस्ट्री आ जाएगा आपका, ठीक है, सोशियोलॉजी आ जाएगा, या और भी जितनी ब्रांचेस भी सोशल साइंसेस में आती हैं उन सब से हम एक एक करके एंथ्रोपोलॉजी का जो है ये कंट्रास्ट देखते हैं। नेक्स्ट चीज जो हम इसमें पढ़ेंगे वो आ जाएगा आपका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। आप लोग माइक म्यूट नहीं कर रहे हो, माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट एवरीवन। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन क्यूरियोसिटी एंड एंथ्रोपोलॉजिकल एक्सप्लोरेशंस, ठीक है, ये हम देखेंगे कैसे आया एंथ्रोपोलॉजी, फिर उसका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, और फिर लास्ट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। तो ये बेसिकली थोड़ा सा क्रोनोलॉजी है। ये आपको जो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी पिक्चर दी थी ये वाली, कि पहले ब्रिटेन में था फिर यूएस में आया, तो हम इसमें पूरा देखेंगे कि इनिशियली कैसे हुआ, कहाँ से स्टार्ट होता है एंथ्रो एज अ डिसिप्लिन। इनिशियली क्या था कि देखो ये सोशियोलॉजी से मिलता जुलता ही था, इनिशियली एक ही ब्रांच थी सोशियोलॉजी। बाद में आके फिर सोशियोलॉजी में जब बाकी चीजें इनकॉर्पोरेट होने लग पड़ी, तो जो सोशियोलॉजी के प्रोफेसर थे उन्होंने बोला कि देखो ये सोशियोलॉजी का डोमेन नहीं है, तो फिर एंथ्रो एज अ सेपरेट डिसिप्लिन वहां से स्टार्ट होता है। और आज की डेट में एंथ्रो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको टच नहीं करता। आप कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट बोल दो, आप चाहे ज्योग्राफी बोलो, ठीक है, चाहे इकोनॉमी बोलो, चाहे पॉलिटी बोलो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो एंथ्रो में कवर नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप एंथ्रो पढ़ते हो तो आपके जीएस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, आपको हर एक सब्जेक्ट में एक डिफरेंट नया व्यू पॉइंट मिलता है, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज यहीं पे कवर होगी। तो ये हमने देखा कि हम इसमें कवर क्या करने वाले हैं। अब हम वापस आते हैं अपने सिलेबस में और हम क्वेश्चंस देखते हैं कि इसमें किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए, हाउ कैन synergizing the core branches of anthropology reinvigorate the holistic spirit of the discipline, ठीक है। तो क्या बोलता है ये क्वेश्चन, ये बोलता है कि जो एंथ्रो की जो कोर ब्रांचेस हैं इन सबको हम सैनर्जाइज कर दें। सैनर्जाइज का मतलब क्या होगा कि एक साथ अगर इन सबको हम क्लब करके पढ़ें तो होलिस्टिक स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन जो है वो निकल के आ जाती है। होलिस्टिक स्पिरिट क्या होती है, देखो होलिस्टिक स्पिरिट के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा कि एंथ्रो होता क्या है, एंथ्रो में पढ़ते क्या है, तो वो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो देखो एंथ्रो में हम पढ़ते क्या है, एंथ्रो मैंने आपको बताया कि 2 वर्ड से बना है आपका, एंथ्रोपो प्लस लॉजी। एंथ्रोपो का मतलब है मैन और लॉजी का मतलब है स्टडी, ठीक है। ये मैन जो है ना, इसको आप लोग ऐसे मत सोचना कि मैन और विमेन, ये एक तरीके से ह्यूमन स्पीशी के बारे में सोचना आप, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो मैन है या जो ह्यूमंस है इनके कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं। तो ओवरऑल अगर आप किसी भी इंसान को देखो तो उसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं ना, एक है उसका बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, ठीक है, कि वो दिखता कैसे है, उसका स्किन कलर कैसा है, उसकी हाइट कितनी है, ठीक है, उसके
जो हेयर्स हैं उनका कैसा स्ट्रक्चर है, क्या वुली है, ये स्ट्रेट है, किस तरीके से, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। ठीक है, यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर, फिर बॉडी कलर, ठीक है, फिर जैसे हाइट आ जाएगा, ठीक है, स्किन कलर हमने देखा, आई कलर, मतलब जितने भी हमारे बायोलॉजिकल फीचर्स है ना वो सारे यहाँ पे आते हैं। और दूसरा इंसान का क्या है, कल्चर। ठीक, कि हमारा कल्चर कैसा है। अब देखो कल्चर, इंडिया जो है, मैंने अब कल भी जो पॉलिटी वाली वीडियो बनाई थी, आप पता है कि इंडिया क्या यूनिकल्चरल है कि मल्टी कल्चरल है। हम मल्टी कल्चरल सोसाइटी में रहते हैं। यहाँ पे हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद अलग अलग कल्चर्स है। और खासकर अगर हम लोग सिंपल सोसाइटीज का स्टडी करते हैं, सिंपल सोसाइटी हम लोग बोलते हैं अपनी प्रिमिटिव सोसाइटी को या फिर ट्राइबल सोसाइटी को। तो ट्राइबल कल्चर आप लोग देखेंगे कि बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, मतलब कि एक इतना दिलचस्प होता है कि जैसे मैं आपको क्लास में भी बोलता हूँ कि एक चैनल है मैं भी भारत, आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। इसमें अलग अलग ट्राइब्स के कल्चर के बारे में दिखाते हैं। तो जब आप देखोगे तो इतना फैसिनेटिंग है ना ये आप देखोगे कि उनकी ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं, ठीक है, उनकी क्लोथिंग हैबिट्स कैसी हैं, फिर उनका लाइवलीहुड क्या है, ठीक है, फिर उनका इकोनॉमी कैसी है, क्या वो आपकी तरह ऑफिसेस में काम करते हैं 9 to 5 या फिर कुछ और करते हैं। तो ऑन दीज ग्राउंड्स हमारा कल्चर जो है ये भी वेरी करता है ना। तो कल्चर में क्या क्या आ जाएगा कि लैंग्वेज वी स्पीक, फिर ड्रेस वी वेयर, फिर फूड वी ईट। और फूड देखो, फूड में एक तो खाना हो गया, और एक ये भी है कि हम खाना खाते कैसे हैं। अगर हम वेस्टर्न्स को कंट्रास्ट करें इंडियंस के साथ, तो देखो वेस्टर्न्स इनिशियली फोर्क और नाइफ इस्तेमाल करते थे, स्पून से इस्तेमाल करते थे। इंडियन कल्चर में अगर आप साउथ वाली तरफ चले जाएं तो वो क्या करते हैं, जो बनाना लीफ होता है, केले का पत्ता होता है, तो उसके ऊपर खाना खाते हैं, और वो भी हाथ से खाते हैं एकदम नीचे बैठ के। तो एनसीईआरटी में आपने देखा भी होगा कि उसमें दिखाया गया है कि यू आर ईटिंग फूड विद योर हैंड्स, तो वो एक तरीके से बोल रहा है कि कितना अजीब लग रहा है। हमारी सोसाइटी में भी आज की डेट में ये कल्चर, जो वेस्टर्न कल्चर है, ये हम अडॉप्ट कर चुके हैं, और मैक्सिमम लोग आज भी घर में जो है वो खाना जो है वो स्पून से ही खाते हैं। और पर्सनली आपका इंटरेस्ट हो सकता है, जैसे मैं हूं तो मैं स्पून से खाना प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं हाथ से ही खाना प्रेफर करता हूँ। हाँ, अनटिल अनलेस कोई बहुत ऑफिशियल कुछ वैसा चल रहा है जहां पे थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वैसे हम लोग हाथ से खाते हैं। इंडियन कल्चर में हमारे हाथ से खाना है। तो देखो दो अलग अलग तरीके का कंट्रास्ट आ गया ना। फूड हमारा खाना भी अलग है उनसे। इंडिया का खाना जो है ये फ्राइड होता है एकदम, हम लोग उसमें तड़का वगैरह लगा के खाते हैं। लेकिन अगर आप बाहर चले जाओ, यूएस वगैरह में चले जाओ, तो वहां पे तो मतलब ये तड़के वड़के का कंसेप्ट नहीं होता है, ये सिर्फ इंडिया में ही होता है। अगर आप लोग जैसे कोरिया वगैरह चले जाओ, जैसे मैं अपनी क्लास में भी एग्जांपल बताता ही हूँ, तो मेरे फ्रेंड्स थे जो रिसेंट में वो जाते रहते थे, सैमसंग क्लाइंट था, तो प्रोजेक्ट था हमारा सैमसंग, तो वहां जाते रहते थे। तो कोरिया में क्या था कि जो बिल्डिंग थी ना, तो नीचे ऑफिसेज होते थे, तो एक फ्लोर उन्होंने डेजिग्नेट किया होता था इसके लिए, कैफेटेरिया के लिए, है ना, जैसे कैंटीन टाइप से। तो बताते थे कि जब नीचे से हम लोग ऊपर ऑफिस में जा रहे होते थे, तो कई बार लिफ्ट का दरवाजा जो था, वो जो कैफेटेरिया जहां पे था जिस फ्लोर पे, वहां पे अगर 2 मिनट के लिए भी दरवाजा खुलता था ना लिफ्ट का, तो इतनी ज्यादा स्मेल आती थी हमें कि हम लोग तुरंत के तुरंत हैंकी रख के अपना नाक बंद कर लेते थे। तो ये क्यों कर रहे हैं ये सब? क्योंकि देखिए वहां का फूड अलग है। वहां पे जनरली जो आपका सी फूड है वो परोसा जाता है। और सी फूड भी वो लोग हमारी तरह, जैसे हम लोग भी तो सी फूड खाते हैं, फिशेस वगैरह, है ना, प्रॉन्स, फिशेस, लॉबस्टर्स वगैरह इंडिया में भी कंज्यूम किया जाता है, क्रैब्स वगैरह। लेकिन इंडिया में उसको बनाने का तरीका अलग है। हम लोग क्या करते हैं, उसको फ्राई वगैरह करके खाते हैं, मसाले डालते हैं, हम उसमें इतने मसाले डाल देते हैं कि स्मेल तो हमें सिर्फ मसालों की आ रही होती है। तो वहां पे लेकिन ऐसा नहीं है। वो लोग क्या करते हैं कि सीधा सी फूड लाएंगे, उसको बॉईल करेंगे अच्छे से, और उसमें कुछ भी नहीं डालते, मिर्च मसाला कुछ नहीं डालते हैं। हो सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम थोड़ा सा सॉल्ट डाल। तो उससे होता क्या है कि उसकी जो स्मेल रहती है वो निकलती नहीं है, और वहां के लोग उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ से अगर कोई इंडिया से कोई जाए तो उसको बड़ा अजीब लगता है। और कुछ ने तो हमें ये बोला कि यार हमें तो वॉमिटिंग तक भी होने लग पड़ती थी, हम लोग इतना रोकते थे उस चीज को। तो ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि देखिए अलग अलग सोसाइटी में, जैसे अंग्रेज इंडियंस को देख के ये चीज करते होंगे कि आप लोग हाथ से खा रहे हो, कितना गंदा लग रहा है, तो वही इंडियंस कोरिया में जाके उनके साथ कर रहे हैं। तो हर एक कल्चर जो है वो अपने आप में यूनिक है, और उसकी अलग अलग फीचर्स हैं। जैसे लैंग्वेज भी अलग होगी, ड्रेसिंग, फूड, सब कुछ, रिलीजन, हर एक चीज जो है ये वेरी करती है।
तो एंथ्रो में हम मैन के यही दोनों एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट भी हम पढ़ेंगे और कल्चर एस्पेक्ट भी पढ़ेंगे। इन टर्म्स ऑफ व्हाट? अब किस किस टर्म में ये चीजें पढ़ते हैं मैं ये मिटा रहा हूं। तो हम जो है ये सारी चीजें पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ व्हाट? तो हम ये पढ़ते हैं इन दोनों चीजों का, बायोलॉजी का भी और कल्चर का भी। क्या? फर्स्ट इनका ओरिजिन, देन इनका एवोल्यूशन एंड देन इट्स वेरिएशन। तो शॉर्ट में आपने इसको याद रखना है OEV। ठीक है, ये आपने जैसे मर्जी याद रख लो, रट्टा मारो चाहे जैसे मर्जी याद रखो। तो ओरिजिन, एवोल्यूशन और वेरिएशन किसका? पहला नंबर ये जो बायो वाला लिखा इसका, और दूसरा नंबर ये जो कल्चर वाला लिखा इसका। यानी कि इन दोनों को हम इनका ओरिजिन देखेंगे कि बायोलॉजिकली हमारा ओरिजिन कैसे हुआ। ओरिजिन किसका? मैन का, मैन यानी ह्यूमन का। तो ये हम पढ़ेंगे, इसमें पूरी एवोल्यूशन की कहानी पढ़ेंगे कि इंसान जो था वो पहले, तो हम इसको ज्यादा भी पीछे नहीं जाएंगे, हम प्राइमेट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑर्डर जो हमारा है वहां से स्टार्ट करते हैं। उसमें हम देखेंगे कुछ नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स हैं, जैसे मंकीज हो गए, एप्स हो गए, चिंपैंजीज हो गए। फिर हम देखेंगे धीरे 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 एवोल्यूशन में आज की डेट में जो इंसान है इनकी अलग अलग स्पीशीज। जैसे हम अभी क्या है लेटेस्ट, होमो सेपियन सेपियन, तो हमसे पहले कौन से थे वो हम सारे देखेंगे, उसमें हम अलग अलग देखेंगे। होमो हैबिलिस, ठीक है, फिर उसी में एक नेंडरथल भी है। आप लोगों को पता, आप लोग मुझे चैट में नाम लिख के बताइए कि एक इंडिया में मध्य प्रदेश जहां भिम्बेटका है, नर्मदा नदी के किनारे, वहां पे भी हमें एक फोसिल मिलता है। अगर आपने जीएस के लिए कहीं पढ़ा है तो आप लोग मुझे चैट में बताइए उसका नाम क्या है उस फोसिल का। ठीक है, तो रिसेंटली जो इस साल नोबेल प्राइज मिला है स्वांते बाबू को, तो उन्होंने भी नेंडरथल जो था उसी की वजह से मिला है। तो वो किस वजह से मिला वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं एक ये ह्यूमन एंसेस्ट्री का ट्री बनाऊं और ये जो मैं डॉट्स बना रहा हूँ ये हैं अलग अलग स्पीशीज आज तक। ठीक है, आज से लाखों हजार साल पहले ये होगा, फिर धीरे धीरे यहाँ आया, फिर यहाँ से एक लाइन कट गई, हो सकता है यहाँ वाला चिंपैंजी बन गया हो और यहाँ वाला ह्यूमन बन गया, होमो सेपियन सेपियन। तो अभी हम क्या करते थे, यहाँ से एक अलग ब्रांच निकालते थे, किसकी? होमो निएंडरथल की। अभी जो इस साल नोबेल प्राइज मिला है उन्होंने बोला है कि होमो निएंडरथल ये अलग स्पीशी नहीं था, ये यहीं कहीं पे है, इसी लाइन पे है। तो यानी कि अब ये जो लाइन ऐसे कट के आ रही थी ये गलत प्रूव कर दिया, उसने बोला कि ये लाइन यहीं पे आएगी। तो होमो सेपियन सेपियन यहाँ है तो होमो निएंडरथल यहाँ है। उन्होंने बोला कि होमो निएंडरथल कोई अलग स्पीशी नहीं थी, ये हमारी ही एंसेस्ट्री थी, मतलब हम ही थे। और इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने कैसे बताया, उन्होंने बोला कि इन दोनों बीच में क्या हुई है, मेटिंग हुई है। उनको पता कैसे चला, उन्होंने इसका भी डीएनए निकाला, इसका भी डीएनए निकाला और दोनों का डीएनए मैच करके पाया कि आज की डेट में जो करंट कंटेम्पररी होमो सेपियन सेपियन है हमारे अंदर लगभग 4% जो डीएनए है ये कहां से मिलता है उनको? होमो निएंडरथल से। तो अब देखो स्पीशी सेम है या अलग है ये तो कोई भी बता सकता है कैसे। फॉर एग्जाम्पल दो अलग अलग स्पीशी होगी ना, तो उसमें क्या होता है, जैसे हॉर्स एंड डंकी, तो इन दोनों को आपस में मेट कराओ तो क्या बनती है? म्यूल। लेकिन क्या म्यूल आगे मेट करके ऑफस्प्रिंग्स पैदा कर सकती है? नहीं कर सकती। तो बेशक ये दो अलग अलग स्पीशीज हैं, मेट भी कर लेंगे और एक नया हाइब्रिड पैदा भी हो जाएगा, लेकिन वो हाइब्रिड आगे जाके किसी के साथ ब्रीड करके नया ऑफस्प्रिंग नहीं बना सकता, ये स्टेराइल होते हैं। क्वालिटीज इसमें दोनों की मिलेंगी आपको, हॉर्स की भी मिलेंगी, डंकी की भी मिलेंगी, लेकिन ये स्टेराइल होगा, आगे ये अपनी प्रोजेनी नहीं चला सकता। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, होमो निएंडरथल पहले हम अलग स्पीशी बना रहे थे और ह्यूमंस यहाँ बना रहे थे। अगर ये सच होता तो ऑल्दो इनके बीच में मीटिंग हुई होती, बच्चे भी हुए होते, लेकिन क्या वो बच्चे आज की डेट में उनके आगे बच्चे होते? नहीं होते, क्योंकि वो म्यूल की तरह होते, स्टेराइल। तो अगर आज की डेट में लेटेस्ट कंटेम्पररी ह्यूमंस जो हैं उनके अंदर 4% डीएनए निएंडरथल्स का है, तो इसका मतलब है कि ये सेम ही ब्रांच पे थे, ये अलग अलग नहीं थे, ये एक ही स्पीशीज पे हैं। तो ये वाली जो प्रॉब्लम थी इसका सॉल्यूशन दिया था स्वांते बाबू ने, जिसकी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज मिला इससे फिजियोलॉजी। तो चलिए हम वापस आते हैं यहाँ पे। ये बताना आपको जरूरी इसलिए है क्योंकि आपका इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग जो जीएस में भी चीजें पढ़ रहे हो ना,
तो उन्हीं को रिलेट कर करके पढ़ना है, हमें बहुत ज्यादा रट्टा नहीं लगाना है। जो चीजें न्यूज में होंगी उनको सिर्फ समझना है और इंटरेस्ट आता है ऐसी चीजों में। एक बार आपको इंटरेस्ट आ जाएगा उसके बाद आप सब कुछ आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां तक हमने देखा, इसके आगे हम देखते हैं क्या। तो ये मैं आपको बता रहा था कि एंथ्रोपोलॉजी में क्या है। एंथ्रोपोलॉजी मैन की स्टडी, बायो कल्चर, बायो के कुछ कुछ मैंने आपको फीचर्स बताए, कल्चर के फीचर्स बताए, इनका क्या क्या पढ़ना है, ओरिजिन, एवोल्यूशन और वेरिएशन। ओरिजिन हमने देखा किस तरीके से, एवोल्यूशन यही होगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे कैसे, और वेरिएशन, वेरिएशन मतलब मान लीजिए कि कुछ लोग जो है वो अफ्रीका वाली साइड रह रहे हैं, ठीक है, कुछ यहाँ रहते हैं अफ्रीका में, कुछ इंडिया में रहते हैं, कुछ यहाँ ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, ठीक है। क्या हर जगह पे लोगों के सेम फिजिकल फीचर्स होते हैं, या यहाँ मान लीजिए रशिया में रह रहे हैं, साइबेरिया, आपको नहीं लगता कि जैसे इंडिया है, इंडिया 8 डिग्री पे, थोड़ा सा नीचे चले जाए यहाँ पे इक्वेटर बन जाएगा, तो आपको नहीं लगता कि जो इक्वेटर के पास रहते हैं लोग, उनका कलर, और जो आर्कटिक के पास रहते हैं लोग ग्रेटर देन 66, तो क्या इन दोनों के फिजिकल फीचर सेम होते हैं? नहीं ना, सेम होते हैं। इक्वेटर के पास सनलाइट ज्यादा होती है तो स्किन कलर कैसी होती है, डार्क। यहाँ पे कम होती है तो स्किन कलर कैसी होती है, फेयर। तो दो अलग अलग जगह पे स्पीशी एक ही है, दोनों होमोसेपियन सेपियन है, ठीक है। पैदा भी हो सकता है कि लिनिएज दोनों की सेम ही हो, लेकिन आज की डेट में अलग अलग ज्योग्राफी में जाने की वजह से, वहां की लोकल कंडीशंस की वजह से इनमें वेरिएशन आई है ना। ये वेरिएशन किस चीज की एग्जांपल है, ये है स्किन कलर की। तो इसी तरीके से और भी चीजें होंगी, जैसे स्किन कलर ही तो जरूरी नहीं है ना, हो सकता है हाइट हो, ठीक है, हो सकता है आई कलर हो। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो बाद में हम लोग रेशियल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एक अलग से चैप्टर, तो इसमें हम देखते हैं जैसे मोंगोलॉइड है। मोंगोलॉइड्स कौन से हो गए, मोंगोलॉइड्स हो गए जो मंगोलिया वाली साइड रहते हैं, या चाइना वगैरह, चाइना वाली साइड रहते हैं। तो इनके फिजिकल फीचर्स अलग होते हैं। स्किन इनकी फेयर होती है, पेल होती है, ठीक है। इनके हेयर्स जो जनरली स्ट्रेट रहते हैं। आईज जो है उसमें इनका एपिकेंथिक फोल्ड पाया जाता है। एपिकेंथिक फोल्ड देख लीजिएगा ना, जैसे कोई मतलब चाइना देख लीजिए, शी जिनपिंग है जैसे, तो उनका फोटो देखिए तो आंखें उनकी थोड़ी सी रहती है ना, साइड में जुड़ा हुआ होता है, तो उसे एपिकेंथिक फोल्ड बोलते हैं, जबकि हमारा नहीं है। तो ये क्या है, ये सब कुछ रेशियल क्लासिफिकेशन है, रेशियल वेरिएशन है। सब चीजें जो है ये कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट के कारण ही हुई होती है। जैसे जो लोग पहाड़ों में रहते हैं, पहाड़ी एरिया में, तो देखो पहाड़ी एरिया जो रहता है इस पे आपको ऊपर चढ़ना है तो आपको डेली अप डाउन करना है। तो डेली अप डाउन अगर आप करोगे तो आपके लिए ज्यादा सुटेबल क्या है, हाइट आपकी टॉल होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या शॉर्ट होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मतलब कौन सा वाला ज्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा, शॉर्ट वाला ज्यादा कर पाएगा। क्योंकि देखो अगर ऊपर चढ़ना है उसको, तो अगर ज्यादा लंबा है तो उसको घुटने ज्यादा बेंड करने पड़ेंगे, उसको प्रॉब्लम होगी। शॉर्ट वाला आराम से चढ़ जाएगा। एग्जाम्पल इसकी आप लोग देख लीजिए, जैसे माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट पे अंग्रेजों ने बनाया हुआ है, उसको क्या करना है, उसको माउंट एवरेस्ट पे जाना है, ठीक है। तो कोई अगर कर लेता है तो वो अपने आप को इतना अच्छे से बताता है कि भाई मैं माउंट एवरेस्ट को फतेह करके आया हूँ। लेकिन क्या आपको पता है जो नेपाल के लोकल्स हैं शेरपास, जब तक कोई एक बंदा ऊपर जा रहा होता है ना, ये 4-5 चक्कर मार चुके होते हैं शेरपा। और बाकी जितने भी लोग जाते हैं, अगर हम भी जाएंगे तो हम खुद जाते हैं अकेले, कोई अपना सामान समूह नहीं लेके जाते। लेकिन आपको पता है कि एक इंसान को ऊपर पहुंचने के लिए उसके साथ कितना एक्स्ट्रा वेट जाता है। उसके ऑक्सीजन सिलेंडर जाएंगे, उसके रहने का, खाने का, पीने का, बाकी इक्विपमेंट, वो कौन उठा के लेके जाता है, वो सब शेरपा लेके जाते हैं, ठीक है। तो शेरपा जो है ये वहां के क्लाइमेट के साथ एडजस्टेड है। तो अब लेकिन शेरपा का नाम आप सुनते हो कभी? नहीं सुनते हो। अभी रिसेंटली एक शेरपा थे, उनकी डेथ हुई थी, तो उनके नाम पे हाई रिकॉर्ड था, गिनीज बुक रिकॉर्ड था उनका, कि मैक्सिमम टाइम्स उन्होंने एवरेस्ट के ऊपर जाके नीचे आए। वो कई 100 बार जा चुके थे ऊपर। तो ये लोग जो हैं, ये इनकी बॉडी फीचर्स वैसे ही होते हैं कि फटाफट पहाड़, इनके लंग्स जो रहते हैं वो भी थोड़े बड़े होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग हाइट पे चढ़ेंगे तो ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है, ऑक्सीजन इनटेक कैपेसिटी, वो कम होती जाती है। तो अगर आपके लंग्स बड़े हैं तो आप ज्यादा एक सांस में ज्यादा ऑक्सीजन अंदर खींच लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि इंसानों में बायोलॉजिकल वेरिएशंस भी होते हैं। ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ेंगे, बायो वाले पार्ट में।